हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर ऑर्डर 3। तो हमारे पास जो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट है उनके लिए माइनर्स किस तरह से निकालने हैं और कोफैक्टर्स किस तरह से निकालने हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेम चीज़ हम लोगों को मैट्रिक्स के लिए भी करनी होती है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बने रहिए हमारे लेक्चर में। लेक्चर को अंत तक देखिए और साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, साथ ही आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के जो डिटर्मिनेंट है उनके लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर हम लोग को फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी ऑर्डर कितनी है? 3 है। ठीक है, लेट अस से लेट डिटर्मिनेंट एज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट एज, इस डिटर्मिनेंट को मैं 3/3 ऑर्डर का अज्यूम करता हूँ। तो मान लीजिए डिटर्मिनेंट है d इज इक्वल टू, देखिए पहले तो मैं सिंपली एलिमेंट लिखता हूँ ए पोजीशन वाइज मैं इसे मार्क करने वाला हूँ। करेक्ट है, हम लोग पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, अब इसकी पोजीशंस अच्छे से डिसाइड कीजिए। देखिए ये जो एलिमेंट है कौन से रो में है? फर्स्ट रो। और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करेक्ट है, हमेशा हम ऑर्डर को m बाय n लिखते हैं, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हुआ मेरा 1 2। ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। करेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली सारे एलिमेंट को नाम दे दीजिए। ये देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। करेक्ट है, ये क्या बनेगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड व्हाट वी से थर्ड रो थर्ड कॉलम। करेक्ट है, इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द माइनर्स। हम लोग माइनर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए माइनर हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं और नॉर्मली माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यम, कैपिटल यम, और नीचे लिखते हैं हम लोग वापस से स्मॉल m बाय n, मतलब वो कौन से रो में है कौन से कॉलम में है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन के लिए अगर मुझे माइनर निकालना है तो उसे क्या बोलूँगा मैं? कैपिटल यम बोलूँगा। और व्हाट वी से इसकी पोजीशन देख लीजिए, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। करेक्ट है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन का माइनर होगा कैपिटल M11। और वो किस तरह से लिखा जाएगा वो देखिए, जब भी आपको माइनर निकालना है तो वो पोजीशन का रो और वो पोजीशन का कॉलम हम लोग को स्किप करना है। तो देखिए, तो ये मैंने रो स्किप किया और ये मैंने कॉलम स्किप किया, तो मेरे पास 4 एलिमेंट बचते हैं बच्चों। और ये 4 एलिमेंट डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। कौन से एलिमेंट बचे हैं हमारे पास? जो 4 एलिमेंट बचे हैं वो है A22। करेक्ट है, A23, यहाँ पे है A32 और यहाँ पे आपके पास A33। करेक्ट है, तो इस तरह से लिखा हम लोगों ने माइनर्स को, इस तरह से हम लोगों ने माइनर को रिप्रेजेंट करा। करेक्ट है, देखिए अगर सेम तरीके से जिस तरह से मैंने इस पोजीशन के लिए माइनर निकाला तो बचे हुए पोजीशन के लिए भी माइनर निकाल सकता हूँ। तो 1 बाय 1 हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आपको इस पोजीशन के लिए अभी माइनर निकालना है तो हाउ वी कैन फाइंड द माइनर फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन? तो देखिए वो कौन सा रो है वो चेक कीजिए, ये है हमारा फर्स्ट रो। और कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है। तो माइनर चाहिए हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए। और किस तरह से बनेगा वो माइनर? सिंपली इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हमें वापस से रो स्किप करना है, कॉलम स्किप करना है। तो देखिए मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फर्स्ट रो को स्किप किया और सेकंड कॉलम को स्किप किया। जब मैं रो और कॉलम को स्किप करता हूँ तो वापस से हमारे पास 4 एलिमेंट बचते हैं। इन 4 एलिमेंट को हमें डिटर्मिनेंट में लिखना है। करेक्ट है, तो देख लीजिए किस तरह से बनेंगे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट। वो बनेंगे A21, यहाँ पे बनेगा A23। करेक्ट है, यहाँ पे रहेगा A31 और यहाँ पे रहेगा A33।
आप जैसे इसे सॉल्व करोगे दैट विल बी योर आंसर फॉर द सेकंड माइनर। करेक्ट है बच्चों? ओके, तो आगे बढ़ते हैं और जो बची हुई पोजीशंस है उनके लिए भी माइनर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए काफ़ी आसान है बच्चों, माइनर निकालना काफ़ी आसान है, बस एक बार आपको प्रोसीजर समझनी ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह से बनेगा माइनर यहाँ पे। लेट अस अज्यूम दैट कि अभी मैं माइनर निकाल रहा हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो कैसे बनेगा माइनर, देखिए इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए माइनर, तो पहले तो मैं लिखता हूँ यम, पोजीशन कौन से है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो उसके लिए माइनर किस तरह से बनेगा, देखिए माइनर रहेगा ये रो और ये कॉलम स्किप कर दीजिए, जो 4 एलिमेंट है वो आपका माइनर रहेगा। करेक्ट है, देख लिया आपने एलिमेंट, तो क्या रहेगा यहाँ पे A21, उसके बाद A22, उसके बाद रहेगा A31, करेक्ट है, A32, ये रहा आपका माइनर, ये रहा आपका माइनर फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आगे बढ़िए और नेक्स्ट पोजीशन के लिए माइनर निकालने की कोशिश कीजिए। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तो क्या रहेगा, वो रहेगा M21, करेक्ट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और माइनर की वैल्यू किस तरह से रहेगी बच्चों, माइनर की वैल्यू रहेगी सिंपली दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या रहेगा, वापस से अभी इस पोजीशन के लिए रो और कॉलम स्किप कीजिए। तो देखिए रो कौन सा है, ये पहला, ये दूसरा रो है और कॉलम पहला है, तो जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो आप डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। किस तरह से बनेगा वो, दैट विल बी A12, करेक्ट है, A13, उसके बाद A32 और उसके बाद A33। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है। क्लियर है? ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए माइनर देखिए, तो पोजीशन है मेरी M22 की, पोजीशन है मेरी M22 की, और माइनर किस तरह से बनेगा, सिंपली हम लोगों को क्या करना है, वापस से उसके लिए रो और कॉलम को स्किप करना है। तो रो कॉलम स्किप कीजिए। देखिए मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्किप करता हूँ, 4 एलिमेंट रहेंगे आपके पास, वो लिख दीजिए A11, करेक्ट है, A13, उसके बाद A31 एंड A33, करेक्ट है। ओके, तो ये बना आपका माइनर फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आगे इस पोजीशन के लिए माइनर फाइंड कीजिए, क्या बनेगा वो, M23 के लिए आपको माइनर चाहिए, वी वांट माइनर फॉर M23। किस तरह से रहेगा बच्चों माइनर, सिंपली माइनर विल बी इक्वल्स टू, किस तरह से रहेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप कर दीजिए, दैट विल बी A11, उसके बाद A12, ओके, उसके बाद क्या रहेगा A31 एंड A32, करेक्ट है, A32, रो कॉलम रिस्पेक्टिव स्किप करते चलिए और माइनर फाइंड कीजिए। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसानी से आप माइनर्स फाइंड कर पा रहे हो। ओके, देखिए अब इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए माइनर देखते हैं किस तरह से बनेगा, आसान है, करेक्ट है। ओके, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपली वी वांट माइनर फॉर M31 के लिए माइनर चाहिए। तो M31 के लिए माइनर कैसे रहेगा बच्चों, M31 के लिए माइनर रहेगा, वापस से इसका रो स्किप कीजिए, कॉलम स्किप कीजिए, तो 4 एलिमेंट बचते हैं ऊपर के आपके पास, उसे डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए उन एलिमेंट को। क्या है वो, A12, उसके बाद A13, यहाँ पे क्या है A22 और यहाँ पे क्या है A23, चारों एलिमेंट को हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब देखिए इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए माइनर चाहिए, वो माइनर क्या है, M32 का माइनर है, माइनर फॉर M32। किस तरह से रहेगा माइनर फॉर M32, माइनर फॉर M32, देखिए रो को स्किप कीजिए, कॉलम को स्किप कर दीजिए, 4 एलिमेंट लिख लीजिए वापस से, वो है आपके पास A11, उसके बाद A13, करेक्ट है, A13, यहाँ पे रहेगा आपका A21 और यहाँ पे रहेगा A23, करेक्ट है। सो दैट विल बी माइनर फॉर M33, ओके। एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो आप निकाल सकते हो माइनर फॉर M33, ओके, M33 के लिए माइनर निकाल सकते हो आप। और किस तरह से रहेगा वो माइनर, सिंपली M33 के लिए अगर माइनर निकालना है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर दीजिए, जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो आपका माइनर रहेगा, दैट विल बी A11, A12, करेक्ट है, हियर इट विल बी A21 एंड A22, करेक्ट है, ये रहेगा आपका माइनर। ओके, सो बाय दिस वे वी हैव सीन द प्रोसीजर टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर। ओके, तो ये प्रोसीजर है बेटा जिससे आप माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो, करेक्ट है, जिससे हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं
फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है तो ये प्रोसीजर का यूज़ करके हम लोग माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए माइनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रो और कॉलम देखना है, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। उस पर्टिकुलर रो को और कॉलम को क्या करना है, स्किप करना है और बचे हुए सारे एलिमेंट डिटर्मिनेंट में लिखना है, ठीक है। और बाद में हम लोग ये सारे रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे बाय और रेगुलर प्रोसेस, तो वो बनेंगे आपके सारे माइनर्स। बट अगर आपने हेडिंग को अच्छे से देख लिया है तो हमारा हेडिंग क्या है, टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो बच्चों हम लोगों ने माइनर्स तो देख लिया कैसे निकालने हैं, बट अभी भी कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है ये आपकी जहन में क्वेश्चन होगा, तो उसको भी हम लोग अभी पढ़ने वाले, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको माइनर्स सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड द कोफैक्टर्स। हम लोग कोफैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सको, ठीक है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और कोफैक्टर्स को अभी पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द कोफैक्टर। तो उसके लिए वापस से मैंने जो चीज़ें हमारी बेसिक थी वो लिख लिया, ठीक है। हेडिंग लिख लिया मैंने, टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर, और एक डिटर्मिनेंट अज्यूम कर लिया जिसकी ऑर्डर है 3/3। देखिए इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3/3 होगी। तो देखिए, तो अभी पढ़ते हैं हाउ वी कैन फाइंड द कोफैक्टर्स। हम लोग कोफैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, ये अभी पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए। सिंपली जब हम लोग को कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो कोफैक्टर का फॉर्मूला देखना होगा। तो देखिए क्या बोलूँगा मैं, देयर फोर कोफैक्टर्स एज। तो कोफैक्टर्स का आप फार्मूला समझ लीजिए, कोफैक्टर्स एज क्या होता है कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला। तो बच्चों कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी, वो होता है कैपिटल CIJ, वेयर I स्टैंड फॉर रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। सो CIJ इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J, ठीक है। -1 की पावर में क्या करते हैं हम लोग, I प्लस J करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय होता है कैपिटल MIJ, मतलब क्या, माइनर। तो माइनर हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यू हम लोग को रिस्पेक्टिव पुट करती जानी है सिर्फ, करेक्ट है। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर व्हाट वी से टू फाइंड द कोफैक्टर, करेक्ट है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला याद होना जरूरी है। CIJ इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J मल्टीप्लाइड बाय MIJ, ये होता है बेसिक फार्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर, करेक्ट है। तो फार्मूला आपको याद करना जरूरी है, ये है आपका फार्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर। देखिए, तो इस पर्टिकुलर फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अभी कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर क्या बनेगा, वो कोफैक्टर बनेगा आपका सिंपली C11, करेक्ट है, पोजीशन 11 है, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा अभी वो -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J। तो I मतलब क्या है 1, J मतलब क्या है 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से M11, करेक्ट है। तो देखिए -1 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, ये -1 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय M11, ये माइनर की वैल्यू है जो आप लिख सकते हो। सो डायरेक्टली यू कैन से इट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, +1 मल्टीप्लाइड बाय M11, करेक्ट है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय M11 दैट विल बी M11, करेक्ट है। तो माइनर जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की वैल्यू है, क्योंकि मल्टीपल भी क्या बन रहा है, सिर्फ +1 बन रहा है। सेकंड पोजीशन के लिए वैल्यू क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू C12 इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, और रहेगा आपका -1 रेज़ टू द पावर I की वैल्यू क्या है 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि कॉलम क्या है सेकंड है। सो मल्टीप्लाइड बाय M22, तो आप क्या बोल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना, दैट विल बी व्हाट वी से पोजीशन क्या थी M123, M12 रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट है। सो -1 रेज़ टू द पावर 3 मतलब क्या रहेगा -1 इंटू M12 मतलब क्या -M12, करेक्ट है, दैट विल बी -M12। सो अगर आगे बढ़ते हो और इस पोजीशन के लिए कोफैक्टर फाइंड करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू C13, करेक्ट है, वो कोफैक्टर रहेगा C13,
और किस तरह से रहेगा वो, दैट विल बी -1 रेज टू द पावर 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाय m13, करेक्ट है। सो -1 रेज टू द पावर 1 + 3 मतलब कितना, दैट विल बी -1 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय m13 रिमेन्स एज इट इज। और आप सभी को पता है -1 की पावर 4 है, मतलब क्या है वो +1 ही रहेगा, करेक्ट है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ओनली m13। तो देखिए जब भी पावर इवन है तो प्लस आएगा, जब भी पावर ऑड है तो माइनस आएगा, करेक्ट है। तो आगे बढ़िए और नेक्स्ट पोजीशन के लिए देखिए किस तरह से बनेगा ये पर्टिकुलर पोजीशन। क्या चाहिए अभी आपको, चाहिए कोफैक्टर फॉर C21, करेक्ट है। वो रहेगा -1 रेज टू द पावर 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से m21। ये माइनर्स की वैल्यू सभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, करेक्ट है। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, व्हाट वी से -1 रेज टू द पावर 2 + 1 मतलब कितना 3 मल्टीप्लाइड बाय m21। ओके, सो -1 रेज टू द पावर 3 मतलब क्या -1, सो -1 इंटू m21 मतलब -m21, करेक्ट है बेटा। तो इस तरह से आपके कोफैक्टर्स बन रहे हैं। तो सारे पोजीशन के लिए आप फाइंड कर सकते हो। ये पोजीशन के लिए क्या रहेगा, C22 दैट विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय m22 मल्टीप्लाइड बाय m22 दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1 रेज टू द पावर व्हाट विल बी m22 सॉरी 2 + 2 मतलब कितना 4 मल्टीप्लाइड बाय m22। तो -1 रेज टू द पावर 4 मतलब क्या +1 इंटू m22 मतलब क्या सिर्फ m22, करेक्ट है। तो ये रहेगा आपका कोफैक्टर। आगे बढ़िए और इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देखिए किस तरह से बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से C23 का आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, आपको कोफैक्टर चाहिए C23 का। तो किस तरह से बनेगा वो रहेगा सिंपली व्हाट वी से -1 रेज टू द पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से m23 मल्टीप्लाइड बाय m23। तो देखिए -1 रेज टू द पावर 2 + 3 मतलब कितना -1 रेज टू द पावर 5 इंटू m23। अब देखिए -1 रेज टू द पावर 5 मतलब क्या है, -1 रेज टू द पावर 5 मतलब है -1, करेक्ट है। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय m23 मतलब कितना -m23 हो रहेगा -m23, करेक्ट है। सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट पोजीशन चाहिए ये पर्टिकुलर पोजीशन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C31, करेक्ट है। कोफैक्टर फॉर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वो बनेगा -1 रेज टू द पावर 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय m31। सो -1 रेज टू द पावर 3 + 1 मतलब कितना -1 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय m31। सो -1 रेज टू द पावर 4 मतलब कितना +1 मल्टीप्लाइड बाय m31। सो इट विल बी इक्वल टू m31 ओनली, करेक्ट है। तो इस तरह से बने हैं हमारे कोफैक्टर। और दो पोजीशन बाकी है जिसके लिए हम लोग कोफैक्टर फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कोफैक्टर क्या रहेगा, वो पोजीशन के लिए कोफैक्टर रहेगा C32 दैट विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय m32, करेक्ट है। काफ़ी आसान हो गया ये तो। सो दैट विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर अगेन 3 + 2 मतलब कितना 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से m32 remains as it is that will be equals to -1 raised to the power -1 raised to the power 5 that will be equal to -1 into m31 means what, it will be -m32, करेक्ट है, -m32 सिंपली मल्टीप्लीकेशन लेना है। एंड फाइनली अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या बनेगा, सिंपली वी आर हैविंग हम लोग को लास्ट को फैक्टर चाहिए एज C33, करेक्ट है। लास्ट को फैक्टर है C33 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 + 3 सो मल्टीप्लाइड बाय m33। सो -1 रेज टू द पावर 3 + 3 मतलब क्या, दैट विल बी -1 रेज टू द पावर 6 -1 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय m33। सो -1 रेज टू द पावर 6 मतलब क्या +1 इंटू m33 इज कैपिटल m33, करेक्ट है। मतलब माइनर लेना है थर्ड रो थर्ड कॉलम का, करेक्ट है बच्चों। तो इस तरह से बने हैं हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर। बाय दिस वे वी हैव फाइंडेड अवर माइनर्स एंड कोफैक्टर, करेक्ट है। तो पहले हम लोग पढ़े हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द माइनर, उसके बाद हम लोगों ने देखा हाउ वी कैन फाइंड द कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद कर लेना है और फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की।
बहुत से लोगों को इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ में प्रॉब्लम आता है। -1⁻² मतलब +1 कैसे आया, -1⁻³ मतलब -1 कैसे आया, करेक्ट है। अब वापस से -1⁻4 मतलब प्लस कैसे आया। तो ये चीज़ें भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बट उसके पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ताकि आप इसे अच्छे आप बाद में नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग ये जो थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करने होते हैं इसमें, वो भी एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट अस अज्यूम कि आपके पास कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बन रहा है कि -1⁻1+1। तो -1⁻1+1 मतलब क्या बनेगा, वो बनेगा -1⁻2। अभी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो -1⁻2 मतलब क्या है, वो सिंपली -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ही तो है, करेक्ट है। सो मल्टीप्लीकेशन के रूल्स आपको पता है। देखिए माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। सो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 1 × 1 मतलब क्या, 1। सो इट इज इक्वल टू +1। तो +1 मतलब क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप -1⁻1+1 को सॉल्व कर सकते हो। लेट अस अज्यूम कि आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है -1⁻1+2, ये आपको सॉल्व करना है। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1⁻1+2 मतलब कितना, वो रहेगा सिंपली 1 + 2 मतलब 3। अब देखिए -1⁻3 मतलब क्या है बच्चों, वो है सिंपली -1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन -1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन -1। तो देखिए अभी 3 बार माइनस का साइन आ गया है, ये तो काफ़ी 5th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, देखिए मैं इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, माइनस माइनस बिकम प्लस। 1 × 1 मतलब कितना, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो -1 बचा रिमेन्स एज इट इज। वापस से इसे देख लीजिए बच्चों, सिंपली मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से प्लस माइनस बिकम माइनस एंड 1 × 1 मतलब कितना, 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना बना है, -1 बना है, ठीक है। देखिए अगर आपको कुछ इस तरह से फाइंड करना है कि -1⁻, लेट अस से 1 + 3 फाइंड करना है आपको, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1⁻4, करेक्ट है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली, अब पावर 4 है मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, करेक्ट है। काफ़ी आसान हो गया बच्चों। तो देखिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है। सो -1 × -1 बिकम +1 मल्टीप्लाइड बाय -1 × -1 अगेन +1 एंड 1 × 1 इज व्हाट, 1, करेक्ट है। तो इस तरह के ये जनरल कैलकुलेशन है जो आपको पता होने ज़रूरी है। मान लीजिए बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है -1⁻2 + 3। तो ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा -1⁻5। अब देखिए -1⁻5 को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो 5 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। दैट विल बी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, करेक्ट है। 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखिए -1 × -1 -1 × -1। सो -1 × -1 +1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय -1 × -1 अगेन +1 और +1, करेक्ट है। एंड मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ का -1 रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट है। तो देखिए ये +1 है बेटा, ये भी +1 है। सो 1 × 1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -1, करेक्ट है। सो सिंपली आपको क्या पता चला, -1⁻5 की वैल्यू क्या है, +1 है, करेक्ट है। एंड आखिर में अगर आप देखोगे तो -1⁻3 + 3 अगर है तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1⁻6। और इसके लिए भी लॉजिक बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे आप, 6 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे, दैट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, कितने बार हो गए, 5 बार हो गए, मल्टीप्लाइड बाय -1। कीजिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए 1 2 3 ग्रुप बन गए। तो सिंपली -1 × -1 बिकम +1
अगेन मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -1 बिकम +1, मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -1 बिकम +1, करेक्ट है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये काफ़ी बेसिक पार्ट है, बट बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत आती है, रॉन्ग होता है इसके वजह से क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं ये पढ़ा। आई होप आपको ये सारा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको सारा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा अगला जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और साथ ही अगर स्टूडेंट अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लेक्चर को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।